कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट भी हमारी बात हुई थी क्या? कल हमारी कुछ चर्चा हुई थी, हमने कुछ टॉपिक्स की बात की थी, है ना? नहीं सूरज, अभी स्टार्टिंग में चैट देखोगे बच्चों, उसके बाद मैं बहुत नहीं देखती हूँ। आपके जब कंसर्न होते हैं तब मैं देख लेती हूँ कि हाँ ये आपके कमेंट्स हैं। तो अभी स्टार्टिंग में चूंकि पहली दूसरी क्लास है तब मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, अदरवाइज मेरा भी स्टाइल नहीं बढ़ाने का कि मैं कमेंट्स देखूं, बट जब जरूरत होती है कि हाँ पहला दूसरा क्लास है, बच्चों के कुछ कंसर्न होंगे, उसके बाद आप चीजें समझ जाएंगे। चलिए सो स्टार्ट हम करते हैं। अच्छा देखो, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन की हमने लास्ट चर्चा की थी कि बेसिकली ये किस वर्ड से बना है, क्या वजह है इसके लिए? तो कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड जो है इससे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया, और इस वर्ड का मतलब होता है चीजों को सेटअप करना, टू सेटअप या स्टैब्लिश, टू सेटअप या स्टैब्लिश करना, ठीक है? और देखो कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने लास्ट चर्चा की इस बात पर हमारी हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, कुछ बेसिक रूल्स हमने बना लिए, कुछ बेसिक रूल्स जो है ये हमने बना लिए ताकि हम सब एक साथ जो है रह सके। अगर हम वर्ल्ड के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, बेसिकली आप देखेंगे कि यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ऐसा पहला कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में आपको मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कई तरीके से हो सकता है किसी के द्वारा लिख लिया गया हो सकता है किसी के द्वारा पूरा जो है वह एक ही कॉपी में एक ही डॉक्यूमेंट ना बनाया गया हो, जैसे कि यूके, जैसे कि ब्रिटेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कई टाइप हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के कई टाइप हो सकते हैं। टाइप में जैसे कि हम देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के कई टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि हम इसमें फर्स्ट देखें रिटन एंड नॉन रिटन, रिटन फॉर्म में एंड अनरिटन। तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि रिटन फॉर्म में किस किसका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? इंडिया का है, यूएसए का है, क्या ब्रिटेन का है? नहीं, तो ब्रिटेन का अनरिटन है। तो फिर ब्रिटेन में सारी चीजें कैसे चलती होंगी, वहां का जो गवर्नमेंट है कैसे फंक्शन करता होगा, कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा। तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अनरिटन है। तो ऐसा देखो, एक होता है कि हमारे पास कहने को जैसे कि ये जो पेजेस हैं, ठीक है, ये यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, केवल इतना ही है यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि अब लगभग अगर आपके 470 480 आर्टिकल्स हो गए, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब हम यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन सोचो इतना ही है, केवल 25 पेजेस में आ गया है, ठीक है, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है यूएसए की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में यूएसए के द्वारा 1787 में अडॉप्ट किया गया, 88 में इसको इंपोर्ट किया गया था। और ब्रिटेन में ऐसी कोई डेट जो है हमें नहीं मिलती क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। तो अनरिटन है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस है बट वो एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं है। जैसे कि ये पूरा हो गया, इस तरीके से एक सिंगल डॉक्यूमेंट में सारी चीजें जो है ब्रिटेन की लिखी हुई है ना? तो यहाँ पर क्या है कि ब्रिटेन में क्या है कि अलग अलग लॉ है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कुछ पार्लियामेंट के ऑर्डर है, वहां से जो चीजें हैं वो चलती रहती हैं। और इसलिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है बना ले। तो एक बुक जब होगी प्रॉपर, जिसमें की सारी चीजें प्रॉपर लिखी होंगी। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पीछे रीजन है हमने हमारी छोटी से छोटी बात को और विस्तार से लिख दिया। जहां यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन तो 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाता है, और भी विश्व के कई ऐसे संविधान हैं जो हम कह सकते हैं कि फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में, लेकिन वो बहुत छोटे और कम समय में बन गए। और वहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा? 2 ईयर 11 मंथ्स और 80 डेज। तो यहाँ पर देखो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट और बहुत ज्यादा टाइम जो है लगा था, बट जब हम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो बहुत शॉर्ट में अपनी बातों को जो है ये कह देता है, ठीक है। तो ब्रिटेन का अनरिटन हो गया। अब देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसे बनाया है हमारे जो बेसिकली संविधान सभा थी, है ना, इसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। लेकिन जब हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन एक डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब टाइम टू टाइम जो लॉ है, टाइम टू टाइम जो रूल्स है वो आते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो चीजें हैं वो फंक्शन करती रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आपको डिफरेंस मिलेगा कहीं। अब देखो दूसरी बात समझो, ये आगे चीजें हम और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये जब हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे तब हम यूनिटरी की बात करेंगे, फेडरल की बात करेंगे, है ना। सो यहाँ पर देखो, एक ये तो हो गया आपका रिटन अनरिटन, दूसरा होता है फ्लेक्सिबल और रिजिड। देखो जो समय के साथ नहीं बदलता ना, समय उसको बदल देता है, आपने सुना होगा। अब देखो जैसे कि कोविड के बाद एक ऐसा धक्का सा लगा, एजुकेशन और हर मतलब जो सारी चीजें आप अपने चारों तरफ से देख सकते थे वो सब किसमें आ गई, सब ऑनलाइन आ गई। अगर ऑनलाइन नहीं आते तो चीजें खत्म हो जाती। तो अगर समय की डिमांड है कि आपका बदलना बहुत जरूरी है, अगर डिमांड जैसे कि यूपीएससी का सिलेबस बदल गया, पुराना ही पढ़ रहे हैं, तब आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो जो सिलेबस है, जो डिमांड है, जैसे कि यूपीएससी ने क्या किया, पहले आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो इतनी डिस्क्रिप्टिव होती थी कि पढ़ने में वैसे ही सर दुख जाएगा कि अगर वहां पे आप हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो आपको सारी चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो पैराग्राफ है खत्म हो रहा है शुरू हो रहा है, बीच बीच में जो लाइन से आपको इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देगी, आप उसको ठीक तरीके से नहीं समझ पाओगे। तो पहले डिस्क्रिप्टिव बहुत ज्यादा था, इतना डिटेलिंग था, इतना डिटेलिंग था। और अब न्यू एनसीईआरटी जो आ गई, अभी तो 2024 में भी काफी रिफॉर्म जो है एनसीईआरटी में हुआ, काफी चीजें जो है बदली। और इसमें आपने देखा कि अब न्यू एनसीईआरटी जो आई है वो कंपैरेटिवली सरल हो गई है। ये एक इसका कुछ ड्रॉबैक भी कहीं कहा जाता है कि सिलेबस को छोटा कर दिया, चीजों को छोटा कर दिया और अब फैक्चुअल चीजें जो है ज्यादा कर ले। बट यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, आप न्यू एनसीईआरटी में आपको लाइन बाय लाइन दिखा दूंगी, केस लाइन से यूपीएससी ने एज इट इज यही वर्ड्स उठाए थे। तो आप देखो जिस तरह की डिमांड है उस तरीके से आपको फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह समय और बदलती आवश्यकताओं के साथ, है ना, जो टाइम चल रहा है, जिस तरह की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंगली खुद को ढाल लेता है, उसके अकॉर्डिंगली खुद को अडॉप्ट कर लेता है, इस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लेक्सिबल कहेंगे। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जिसमें चेंज करना आसान हो, जिसमें चेंज करना आसान हो। जैसे कि अगर हम कहें तो जो ब्रिटेन या यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर हम रिजिडिटी पर आए कि ऐसा हमें तो बदलना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, हमें बदलना ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए, तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली या तो बदलाव होगा तो बहुत कठिन तरीके से होगा, है ना, बहुत टफ उसका प्रोसीजर होगा। तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड है, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना आसान नहीं है। अब आप सोचेंगे कि इंडिया इसमें कहां है, एनीवन किसी को पता है इंडिया इसमें कहां है? इंडिया इसमें कहां है? ये इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली सिंथेसिस ऑफ बोथ। तो फ्लेक्सिबल और रिजिड इन दोनों का क्या एक सिंथेसिस है, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। तो बेसिकली दोनों ही तरीके से, है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये बात यूपीएससी ने पूछ ली मेंस के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में यूपीएससी ने बात पूछ ली कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल और रिजिड है, आप इसे क्या समझते हैं? यहां से मान लीजिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमने क्या किया है बच्चों कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिसे बहुत इजीली तरीके से मॉडरेट और अमेंड किया जा सकता है, और इसलिए हमने कहा कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। और वही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, उसके लिए टफ प्रोसीजर है, इसलिए हमने उसको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया। तो बेसिकली क्या किया है कि ये सिंथेसिस है। ये क्या है? सिंथेसिस है, दोनों का एक मिक्स है।